ट्रू। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़रूरी क्यों है। बिकॉज अगर अगर नीड समझेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है, खासकर जब यंग एज में रहते हैं तो ये लगता है कि भाई जिस करियर से पैसा ज़्यादा बन जाए वही करियर अच्छा है, पैशन वैशन तो सब बकवास की बात है, भाई जिसमें पैसा मिलेगा उसी में मज़ा आ जाएगा। पर आप देखिए ना, जो कॉलेज ड्रॉप आउट भी हुए हैं उनके बारे में पॉपुलर तो हो जाता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए हैं, पर आप देखिए वो कौन से कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए हैं। कोई हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है, कोई आईआईएम का ड्रॉप आउट है, कोई आईआईटी का ड्रॉप आउट है। तो उनमें इतना कैलिबर था कि उन्होंने आईआईटीज क्लियर कर लिया, हार्वर्ड क्लियर कर लिया। उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी कोई मिली है जो उनको कॉलेज परस्यू करना, मतलब अगर कॉलेज परस्यू करते हैं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, इसलिए उन्होंने उतना बड़ा कॉलेज छोड़ दिया। तो वो लोग ऑलरेडी परस्यू कर रहे थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंसियरली उन्होंने बड़े बड़े एंट्रेंस क्रैक किए थे एंड देन ड्रॉप आउट किया। बट उसको लोग शायद गलत सेंस में ले लेते कि कॉलेज ज़रूरी ही नहीं है, कॉलेज से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। सो आई थिंक ये थोड़ा सा मिथ है जो थोड़ा पॉपुलर है अभी स्टूडेंट्स में। उसका सही मतलब समझना ज़रूरी है। सिंसियरिटी का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप देखना, बहुत सारे टीयर 2-3 टाउन्स के बच्चे होते हैं जो एकदम से निकलते हैं और वो आईएम्स वालों को भी क्रॉस कर देते हैं अपने करियर में। ये स्पेसिफिकली वो लोग जो अपना कंपटीशन अपने बैचमेट्स को नहीं मानते। दे आर नॉट इन अ रेस, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ मच दे कैन गो। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैं आईएमटी में था तो आवर नॉर्मल टाइम वाज मंडे टू सैटरडे 9 to 9 एंड संडे वाज फॉर इवेंट्स, फॉर कॉन्टेस्ट। दैट वाज द शेड्यूल दैट वी फॉलोड एट आईएमटी ड्यूरिंग माय एमबीए। अब आप सिंपली देखिए कि जो बेंचमार्क है एक फुल डे का, वो ही कितना डिफरेंटली सेट है। इनके माइंड में सेट है कि अगर ये मंडे टू फ्राइडे 9 से 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में तो हो गया, अब इससे ज़्यादा आप तो सिर्फ घूमेंगे बाहर जाके। और वहाँ पे बेंचमार्क ही सेट है कि 9 to 9 इज हाउ मच यू नीड टू वर्क टू एक्चुअली बिल्ड समथिंग गुड। तो ये मैं उनको समझा रहा था कि भाई आप सिर्फ साइकोलॉजिकली ऑक्यूपाइड हो, आपके पास आधा दिन पूरा बच रहा है मंडे टू फ्राइडे। कंपटीशन हर जगह है, बस होता यह है कि हम अपना कंपटीशन उस चीज को मानते हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में है। Hello, I'm your host Hanshika Jain, and today we have a very special guest, Satyam Khandelwal, an accomplished career coach, public speaker, and mentor. He has spoken at esteemed institutions like IIMs, IITs, and many more. And he helps individuals to align their passion with their career. Welcome, Satyam. थैंक यू सो मच। You're welcome. So, before we dive it into anything else, I would like you to introduce yourself to the audience, please. Give a little brief about yourself and why you particularly choose this career. Okay, sure, interesting question. So, as you have already introduced me, I am a career growth coach. Now, my journey has been such that I started with my management education. So, I am a BBA graduate first. I did my graduation from Symbiosis Pune, and then I moved to Delhi for my MBA at IIT Ghaziabad. This was 2010-12. And then I got placed in a company. I was majorly working in branding, campaign management, consumer behavior, these fields. And it was like I was interested in that field. I was enjoying that work as well. So this went on till 2015, mid or end. And then while I was pursuing my corporate stint, in fact while I was in my MBA, somehow I started taking sessions in different colleges. When I was in MBA, I was taking sessions for BBA colleges, for institutes like Times, IMS, where students were preparing for their MBA entrances. I started taking sessions and it was just a side gig then, right? खाली टाइम बचता था सैटरडे संडे को, तो I tried to utilize it. I found some enjoyment there. So the first time I realized that I like teaching or guiding or mentoring was 2010-11, right? But then I didn't pursue it passionately. I continued with the so-called formal journey of MBA graduates to enter into the corporates, work with different companies. I traveled to different places. I was liking it, Bangalore, Mumbai. I belong to a tier 2 city called Bhilai in Chhattisgarh, and therefore travel and these big corporates enticed me a lot. So 2015 तक तो I kept on working for these corporates, and then 15 से I decided that
that I should explore the guidance and career coaching part seriously, because there were a lot of inbound demands coming in from different colleges, from different institutes, because जिन जगह पे मैंने sessions लिए थे while I was working, they were calling me back, they were ready to pay as well. Okay. सो थोड़ा सा प्रूफ ऑफ Interesting. कॉन्सेप्ट वहाँ पे मुझे मिल गया था कि अच्छा यहाँ पे भी कुछ बिजनेस है, और मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था. 15 एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट प्लानिंग दिस लिटिल मोर seriously. 16, 17, 18, 3 years were like, I would say like sheer hard work, a lot of struggle, because it was a new field. एंड अच्छा तो लगता है कोई नई चीज़ चालू करना, बट व्हेन जब आपको आदत होती है सैलरीज की, जब हर महीने कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है और अचानक से वो ब्रेक हो जाता है, एंड इन बिजनेस एक्सपेंसेस स्टार्ट कमिंग इन, बिकॉज फॉर मार्केटिंग, फॉर प्रमोटिंग योर सेल्फ, फॉर बिल्डिंग योर प्रोफाइल, क्रिएटिंग मॉड्यूल्स, आपको कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं. तो वो वाला काफ़ी लंबा पीरियड था स्ट्रगल का. बट 2018 ऑनवर्ड्स थिंग्स स्टार्टेड शेपिंग अप. देन उसके बाद कोविड आया, तो एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, एक्सपेंसेस फॉर अस डिक्रीज्ड, द मार्केट एक्सपेंडेड, बिकॉज अब ऐसा हो गया था कि ज़रूरी नहीं कि आपको फिजिकली जहाँ जा सकते हो वही आपका मार्केट है. इट बिकेम लाइक द वर्ल्ड बिकेम योर मार्केट. सो आई स्टार्टेड गेटिंग national as well as international clients for this, and that is how it went on. And today, standing at 2023, I am pursuing my B2B consulting as well, where I consult different organizations who are mainly working towards employability and career growth of students. And individually also I coach a lot of early stage working professionals for mindful career growth. So that is how it has been. This sounds really interesting. Like you converted your passion into career. It seems like that. Yeah, pretty much. And I know the advantages, the benefits, the perks of it. And that is why, if in one sentence or one statement I have to, describe my module, what I do for students or what I want to do for students or working professionals, is to help them pursue their passion as a career. That is what I want to do with them, because I've tasted it already. My next question to you is going to be related to passion and career only. But उससे पहले मेरे को आपसे ये पूछना है कि as you said कि जब आप अपना डिग्री परस्यू कर रहे थे, सैटरडे संडे को फ्री जो टाइम आपके पास बचता था, यू डिलीवर्ड इनटू, आप कोच मतलब जाते थे अपने स्पीचेस डिलीवर करने. तो वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? सो इसके लिए मैं अपनी एजुकेशन को काफ़ी क्रेडिट दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इंडिया में, सो नो डाउट वर्ल्ड ओवर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि जिसके पास स्किल है वो खाली नहीं बैठेगा. स्किल इज मच important than degree. Skills are more important than college these days, which is true. But then in a country like India, you cannot undermine the importance of a great formal education. So when I passed my 12th from Commerce plus Mathematics, I decided that I'll go for BBA. Now for BBA there are different colleges, right? And Symbiosis Pune is one among the best. I tried to prepare for the entrance, and I cleared the entrance examination. The moment I cleared the entrance examination of Symbiosis and I went to Pune, I became a pretty known face in Bhilai for the people who wanted to prepare for BBA. Right? So once you have a tag of Symbiosis, your guidance opportunity, I'm just giving an example. The guidance opportunities opened up for students who wanted to prepare for Symbiosis. तो जो इंस्टीट्यूट्स थे जो प्रिपरेशन कराते थे, जहाँ पे मैंने एंट्रेंस की प्रिपरेशन की थी, उन्होंने मुझे कॉल करना चालू कर दिया कि जब आप छुट्टी में आओगे तो प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को आके एक बार गाइडेंस दे देना कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सिम्बियोसिस में. सेम वे व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, I scored decent percentile, 98 if I remember correctly, and then I entered into a decent B school called IMT Ghaziabad. I became a guidance figure for those who wanted to prepare for CAT. सो इंस्टीट्यूट्स जो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके कॉल्स आना चालू हो जाते हैं कि आप प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को आके गाइड कर दीजिए कि कैसे कैट के लिए प्रिपेयर करना है. सो आई वुड क्रेडिट माई फॉर्मल एजुकेशन. अभी तक स्किल्स की बात नहीं आई है. स्किल्स तो मैंने डेवलप किए गाइडेंस के, बिकॉज मुझे गाइड करने के लिए बुला लिया गया. गाइडेंस के लिए बुलाया इसलिए गया बिकॉज फॉर्मल एजुकेशन अच्छी थी. सो देयर इज वेयर द कैच इज. डू यू बिलीव कि एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in today's world? Because बहुत सारे लोग
ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं, लाइक आर पेरेंट्स जनरेशन, कि पहले पढ़ाई कर लो फिर आगे जाकर तुम कुछ करते रहना। क्योंकि अभी हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं करिकुलम एक्टिविटीज़, दे डोंट बिलीव इट कि कुछ होता नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट है या एनीथिंग एल्स। तो आपके हिसाब से कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को साथ लेकर चलना, और किसी के करियर में वो कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? आई मीन फॉर्मल एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मुझे लगता नहीं सेपरेट रखना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब मुझे एंट्री करना था, देयर आर डिफरेंट कोर्सेज। जो लोग सीए करते हैं, आपको पता होगा, जैसे मैंने बीबीए का एग्जांपल दिया। बीबीए के लिए मुझे एंट्रेंस देनी पड़ी थी और इंटरव्यू देना पड़ा था। तो एंट्रेंस तो फॉर्मल एजुकेशन से पढ़ ली मैंने, बट इंटरव्यू कहाँ से क्रैक करता? सो इंटरव्यू के लिए जितने मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए थे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था, जीडीज में पार्ट लिया था स्कूल में, वो मुझे काम आया इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही काम आता है, और ये हर फील्ड में है। चाहे आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे आप सीए ले लीजिए। सीएस को भी आई एम अ फॉर्मल लाइक ऑफिशियल ओटीटी ट्रेनर। सीएस के लिए भी एग्जाम्स के अलावा ओटीटी ट्रेनिंग होती है, जिनके लिए उनको सॉफ्ट स्किल्स के लिए ट्रेन करना होता है। हर किसी के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़रूरी है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है, अलग अलग नहीं है। ज़रूरी क्यों है? बहुत अभी बड़ा डिबेट चल रहा है कि स्किल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर बच्चा स्किल पे फोकस करे तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और डिग्रीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात गलत नहीं है, स्किल पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 में, आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन अपना परस्यू करना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट पकड़ लिया, कुछ लोगों ने यूट्यूब पकड़ लिया है, कुछ लोग लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल इन योर एजुकेशन, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग डिसेंट इनफ, अगर आप डिसेंटली परफॉर्म नहीं करते हैं तो देन ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा आप सब 95% सभी 100% लेकर आ जाए, पर अगर आप एक डिसेंट परफॉर्मेंस नहीं रख रहे हैं तो आपकी सिंसियरिटी लेवल जरूर चेक होती है कि आपने अगर अपनी एजुकेशन एक डिसेंट लेवल से ऊपर क्रॉस की है तो यू आर अ सिंसियर प्रोफेशनल। कंपनीज भी वो चेक करती है कि कोई काम दिया जाएगा तो वो सिंसियरली करेंगे कि नहीं। अगर कोई पढ़ाई में सीरियस नहीं हो पाया है तो फिर वो काम में कैसे सीरियस होगा? टॉपर बनना जरूरी नहीं है, बट सिंसियर होना जरूरी है, चाहे जो भी आप कर रहे हैं। दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, एंड ये सच है कि अगर स्किल सेट है हमारे पास, दैट इज़ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सेट होना चाहिए, बट एक डिसेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन अ प्रोफेशनल करियर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स नीड टू बी। और एक मतलब एक ट्रेंड भी चल गया है अभी कि कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। सो पीपल आर लाइक, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑल्सो विद अ प्रॉपर एजुकेशन। पर आप देखिए ना, जो कॉलेज ड्रॉप आउट भी हुए हैं उनके बारे में पॉपुलर तो हो जाता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए हैं, पर आप देखिए वो कौन से कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए हैं। कोई हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है, कोई आईआईएम का ड्रॉप आउट है, कोई आईआईटी का ड्रॉप आउट है। तो उनमें इतना कैलिबर था कि उन्होंने आईआईटीज क्लियर कर लिया, हार्वर्ड क्लियर कर लिया। उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी कोई मिली है जो उनको कॉलेज परस्यू करना, मतलब अगर कॉलेज परस्यू करते तो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, इसलिए उन्होंने उतना बड़ा कॉलेज छोड़ दिया। तो वो लोग ऑलरेडी परस्यू कर रहे थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंसियरली उन्होंने बड़े बड़े एंट्रेंस क्रैक किए थे एंड देन ड्रॉप आउट किया। बट उसको लोग शायद गलत सेंस में ले लेते कि कॉलेज ज़रूरी ही नहीं है, कॉलेज से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। सो आई थिंक ये थोड़ा सा मिथ है जो थोड़ा पॉपुलर है अभी स्टूडेंट्स में। उसका सही मतलब समझना ज़रूरी है। सिंसियरिटी का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑन पैशन एंड करियर, जो मैं बोल रही थी कि मेरे को आपसे पूछना है। तो यू हेल्प पीपल और इंडिविजुअल्स टू अलाइन देयर करियर विद देयर पैशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे, एक इंडिविजुअल कैसे अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अपने पैशन के साथ अलाइन कर सकता है फॉर पर्पसफुल ड्रिवन प्रोफेशनल लाइफ। ट्रू। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़रूरी क्यों है। बिकॉज अगर नीड समझेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है, खासकर जब यंग एज में रहते हैं तो ये लगता है कि भाई जिस करियर से पैसा ज़्यादा बन जाए वही करियर अच्छा है। पैशन वैशन तो सब बकवास की बात है भाई, जिसमें पैसा मिलेगा उसी में मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली चाहे कोई भी काम हो, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे।
एक जब आप उनसे कुछ पूछेंगे उनके काम के बारे में, आप किसी पे भी ये टेस्ट कर सकते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो, आप उनसे उनके काम के बारे में पूछिए कि आप दिन भर क्या करते हैं, आपका काम कैसे परस्यू होता है। आपको इस पूरी दुनिया में दो ही कैटेगरी के लोग मिलेंगे। एक जो जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा उनका चेहरा ऐसा हो जाएगा, यार दिन भर में मैं ऑफिस में काम करके आया हूँ, घर में भी काम ही का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। ये मेजॉरिटी कैटेगरी है, 80-85%, जो थोड़े से लेथार्जिक रहेंगे कि अरे हो गया ना, काम को छोड़ो, अब शाम हो गई, अब काम की बात नहीं करेंगे। और दूसरी कैटेगरी है जो शायद 10% होगी पूरे वर्ल्ड में, जो जैसे ही आप पूछेंगे ना उनके आईज लिट अप हो जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि यार ये देखो ये ऐसे होता है। अगर सीए है तो बताएगा ऑडिट कैसे होता है, अगर कोई कोडर है तो बताएगा कोडिंग कैसे होती है, कोई एआई में काम कर रहे हैं तो आपको एआई के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेगा। तो ये जो कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी जो अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं। और ये डिफरेंस सुनने में छोटा लगता है, बट ये इतना बड़ा डिफरेंस है बिकॉज दिस डायरेक्टली रिलेट्स टू हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस इंडेक्स, द सेटिस्फैक्शन इंडेक्स। क्योंकि सेटिस्फैक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 25 साल बाद, 50 साल बाद, कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, दीज आर परस्यूड ऑन अ डेली बेसिस। एवरी डे अगर आपको हैप्पीनेस आ रही है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है, तो आपकी लाइफ हैप्पी है, और नहीं आ रही तो कभी नहीं आएगी। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला कि आपको 20 साल बाद, 25 साल बाद बहुत पैसे आ जाएंगे और आप हैप्पी हो जाओगे, नहीं होता वो। हैप्पीनेस कैन बी परस्यूड ओनली व्हेन यू फाइंड मीनिंग इन योर वर्क, एंड यू फाइंड मीनिंग इन योर वर्क व्हेन यू आर परस्यूइंग योर पैशन, राइट। सो दिस इज द रीजन पैशन इज इंपॉर्टेंट। कैसे किया जाता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, टू बी ऑनेस्ट। उसी के मॉड्यूल्स हम बनाते हैं और हेल्प करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को, बिकॉज जो खुद काम कर रहे हैं ना वो एक्सटर्नली समझ नहीं पाते, वो तो रेस में है। वो रेस से निकल के ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या हम अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं कि नहीं। वो ये ज़रूर समझ जाते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब मेहनत बहुत हो रही है लेकिन कुछ फीलिंग नहीं आ रही है। उनके लिए हम पूरा मॉड्यूल बनाते हैं जिसके कुछ ट्रेट्स मैं आपको बता देता हूँ, जो हमेशा स्टार्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस से। Self awareness is an exercise which tells you your strengths, your interest areas, your weaknesses. So strengths is whatever you are good at. Interest is whatever you like doing, right? Weaknesses is where you need improvement. So जब ये पता चल जाता है, ये एक्सरसाइज है हम करते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस है। किसी भी प्रोफेशनल को ये पता चल जाए कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है और उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, तो उसका पैशन एक्सप्लोर करना इजी हो जाता है। बिकॉज पैशन कहाँ लाई करता है, कुछ ऐसा जिसमें हम अच्छे हों और जो हमें अच्छा लगता हो। इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड बी गुड एट दैट एंड यू शुड ऑल्सो इंजॉय डूइंग इट। वो मिल गया अगर आपको, दैट इज वेयर पैशन लाइज। उस पर आप एक्सप्लोर करेंगे तो पैशन मिलता है। सो सेल्फ अवेयरनेस से चालू करते हैं, गोल सेट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज वेयर यू आर, गोल सेटिंग इज वेयर यू वांट टू गो, एंड देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ माइंडफुल अपस्किलिंग। पैशन एरिया मिल गया, बट जरूरी नहीं उसको परस्यू करने के लिए जो स्किल चाहिए वो आपके पास हो सकता है कुछ नई स्किल्स आपको एक्वायर करना पड़े, राइट। जैसे मेंटरशिप, गाइडेंस, कोचिंग मेरा पैशन है, मुझे सिखाना अच्छा लगता है, बट अगर मुझे वो एक्सप्लोर करना है तो मुझे कोर्सेज बनाना सीखना पड़ेगा, वीडियोस एडिट करना सीखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑनलाइन पहुंचना कैसे थ्रू माई कंटेंट वो सीखना पड़ेगा। दैट इज अपस्किलिंग। क्योंकि मेरा गोल 10 लोगों को या 20 लोगों को, 50 लोगों को पढ़ाना तो नहीं है। मेरा गोल है कि मैक्सिमम लोग अपना पैशन परस्यू कर पाए, उसके लिए मुझे अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग योर पैशन। सो इस पूरे प्रोसेस में 2 to 3 months जनरली लगता है ऑन एन एवरेज, कभी ज़्यादा कभी कम, बट दैट इज हाउ वी हेल्प देम। सो वी हैव हेल्प पीपल शिफ्ट फ्रॉम industries like sales to being project managers. We have helped people shift their profiles from being a finance guy to an HR profile, and then sometimes from marketing to business analytics, depending on what they like, what they want to pursue. We have helped people become coaches as well. So that is how identifying and helping them pursue their passion works. Okay, interesting. So the next thing I want to ask कि आप tier 1, tier 2, tier 3 और tier 4 ऐसे cities में जाते हैं और वहाँ के individuals से जो students हैं उनसे मिलते हैं जाकर, right? So क्या आपको लगता है कि जो IIMs और IITs में बच्चा पढ़ रहा है
और जो Tier 3 और Tier 4 की सिटीज़ में बच्चा पढ़ रहा है, उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? सबके मन में सेल्फ डाउट होता है क्या? और सब जॉब के पीछे एक तरीके से आर दे जॉब को पाने के लिए वो लोग भाग रहे हैं क्या? सभी लोग ऐसे हैं क्या, अगर हम कंपेयर करें उन दोनों के बीच में? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन को लेकर मैंने काफ़ी जगह जो मेरे सेशंस हुए हैं उसमें एग्जांपल्स दिए हैं। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोई Tier 2 या Tier 3 सिटी या कॉलेज में पढ़ रहा हो या कोई IIM में पढ़ रहा हो, सेल्फ डाउट तो सबके माइंड में रहता है, कंपटीशन हर जगह है। बस होता यह है कि हम अपना कंपटीशन उस चीज को मानते हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेट्स से ABC कॉलेज में पढ़ रहा हो जो कि एन एवरेज कॉलेज है Tier 3 टाउन में या Tier 3 कॉलेज में, अब उसके लिए जो उसके आसपास 60, 70, 100 लोग हैं उसके बैच में, वही उसका कंपटीशन है। तो वो थोड़ी सी मेहनत करके भी उन सब में अगर बेस्ट बन सकता है तो वो उस थोड़ी सी मेहनत को ही अपना टारगेट बनाएगा, राइट? जब कोई IIM या IIT चला जाता है, उसके अराउंड जो 100, 150, 200 का बैच होता है, जो ऑलरेडी अचीवर्स होते हैं, जो थोड़े से ज्यादा टैलेंट तो मैं नहीं यूज करूंगा बट डेफिनेटली थोड़े ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बिकॉज एंट्रेंस क्लियर की हुई है, इंटरव्यूज दिए हुए हैं, स्ट्रगल किया हुआ है, तो उनके लिए उनका जो कंपटीशन है वो वाला बैच हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली उनका जो हार्ड वर्क का बेंचमार्क है, उनका जो ऑब्जेक्टिव का बेंचमार्क है, सक्सेस का बेंचमार्क है, वो थोड़ा ऊपर सेट हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। अब मैं जब किसी भी Tier 2, 3 कॉलेज में सेशन लेता हूं तो मैं उन्हें सिर्फ ये बताता हूं कि प्लीज जो अपना बेंचमार्क है सक्सेस का, उसको आप अपने आराम फिक्स करें। Because today, especially after COVID, after all the education going online, your competition is the world, and therefore the opportunity is also the world. तो आपका सक्सेस का बेंचमार्क सिर्फ अगर आपके आसपास के लोग रहेंगे तो आप उतनी मेहनत करोगे जो उनको क्रॉस करने के लिए जरूरी है। तो अब आप That's आईएम्स true, भी yeah. जाओगे, भी सेशन होते हैं तो वहां भी लोगों को डाउट है, बिकॉज उनके आसपास के लोगों से तो उनको कम्पीट करना ही है। बस ये है कि वो Yeah. सारे अचीवर्स हैं तो उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, तो उनका माइंडसेट थोड़ा ऊपर सेट हुआ है, और Tier 2, 3 टाउन्स के बच्चों का थोड़ा नीचे सेट हुआ है। आप देखना बहुत सारे Tier 2, 3 टाउन्स के बच्चे होते हैं जो एकदम से निकलते हैं और वो IIMs वालों को भी क्रॉस कर देते हैं अपने करियर में। ये स्पेसिफिकली वो लोग जो अपना कंपटीशन अपने बैचमेट्स को नहीं मानते, they are not in a race, they are just focusing on how much they can grow. That is the mindset that is required. दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये तो मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया है कि जैसे इट हैपेंस कि आप जैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं और जितना स्पेक्ट्रम आपका है, आप उसी स्पेक्ट्रम में देखकर अपने गोल्स सेट करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इफेक्ट्स अ लॉट। अगर आपके एनवायरनमेंट में वही जितने एक देयर इज़ अ लेवल, लिमिट होती है हर इंसान की कि उसको इस लिमिट तक जाना है, तो उसकी वो सक्सेस हो गई। लेकिन IIMs वाले अपने IIMs के साथ को देखकर मानते हैं कि उनसे भी ऊपर उनको जाना है, तो वो लेवल इज़ देयर और सबको उससे आगे ही जाना है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सेटिस्फेक्शन तो कभी मिल ही नहीं सकता। एक्चुअली इसका एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही किसी कॉलेज में था, मैंने इस पर एक पोस्ट भी डाला था लिंक्डइन में, आई थिंक थर्सडे को, ये इसी वीक थर्सडे को, ऑन साइकोलॉजिकल ऑक्यूपेंसी। मैं रायपुर में एक कॉलेज में था और वहाँ मैं स्टूडेंट से बोल रहा था, सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर हम अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, अच्छी प्लेसमेंट्स क्रैक करने के लिए, कॉलेजेस में तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं आती है, हम अगर ऑफ कैंपस चाहते हैं तो कैसे करें। तो मैंने कहा यार आप प्रोफाइल बिल्ड करो, इंटर्नशिप्स करो, प्रोजेक्ट्स करो। तो उन्होंने कहा सर कैसे करें, कहाँ मिलेंगे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप अपना टाइम बताओ, आप करते क्या हो। तो बहुत सारे लोगों का ना एटीट्यूड ऐसा था कि सर दिन भर तो कॉलेज रहता, अब कॉलेज के बाद कब प्रोजेक्ट करेंगे, कॉलेज के बाद कब हम इंटर्नशिप करेंगे, इतनी पढ़ाई कॉलेज की है। तो मैंने ऐसे एक बच्चे से पूछ दिया खड़े करके कि आप बताओ कि आपके कॉलेज का टाइमिंग क्या है। उसने बोला मंडे से फ्राइडे 9 to 3 दिस इज देयर कॉलेज टाइमिंग, एंड दे आर सेइंग कि ये इतना ज़्यादा है कि इसके अलावा कुछ करने का उनके पास टाइम नहीं है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं IMT में था तो आर नॉर्मल टाइम वॉज मंडे टू सैटरडे 9 to 9 एंड संडे वॉज फॉर इवेंट्स, फॉर कॉन्टेस्ट। दैट वॉज द शेड्यूल that we followed at IMT during my MBA.
अब आप सिंपली देखिए कि जो बेंचमार्क है एक फुल डे का, वो ही कितना डिफरेंटली सेट है। इनके माइंड में सेट है कि अगर ये मंडे टू फ्राइडे 9 से 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में, तो हो गया, अब इससे ज़्यादा आप तो सिर्फ घूमेंगे बाहर जाके। और वहाँ पे बेंचमार्क ही सेट है कि 9 to 9 इज हाउ मच यू नीड टू वर्क टू एक्चुअली बिल्ड समथिंग गुड। तो ये मैं उनको समझा रहा था कि भाई आप सिर्फ साइकोलॉजिकली ऑक्यूपाइड हो, आपके पास आधा दिन पूरा बच रहा है मंडे टू फ्राइडे 5, यानी अगर मैं ये भी मान लूँ कि 5 घंटे हर दिन उनके पास बचते हैं 3 बजे के बाद, तो मंडे टू फ्राइडे ही 25 घंटे बचते हैं, और सैटरडे संडे तो पूरे दिन बच रहे हैं। अब अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हो और आप अज्यूम करोगे कि आप IIMs वालों की बराबरी कर लोगे या IITs वालों की, तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले आपको उस माइंडसेट पे आना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम एक्चुअली होता है। That's interesting. Like I was not aware about that. इतना बड़ा difference. I have read your post about psychological occupancy and I have that question कि मैं पूछने भी वाली थी आपसे कि actually psychological occupancy, और आप उसको डिटेल में बताइए वो होता क्या है कि you know I was about to ask that question but you have covered that already. So my question to you now is that you know that public speaking बहुत ही challenging concept है। किसी किसी के लिए तो वो बहुत easy like piece of cake होता है, बट किसी किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, मतलब आप किसी उसको ले जाकर खड़ा कर दो किसी बंदे को तो वो पूरा शिविर हो जाएगा, उसको पसीने आ जाएंगे, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना है, राइट। सो in colleges, in schools, I have seen so many people, like it happens with most of them, और कुछ बिल्कुल normal and they come on the stage and they deliver their speech and happens। So why it happens, public speaking इतना बड़ा fear क्यों है और उसको कैसे overcome कर सकते हैं हम? Because you have delivered 250 plus talks across country, so you are the right person to ask this question। I am sure like there are much better people as compared to me who would answer this question more effectively, but still जो मेरा experience है, जो मैंने देखा है पब्लिक स्पीकिंग में, जितना मैं कर पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसलिए भी थोड़ा सा इस आंसर पे डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, बिकॉज मैं बचपन से अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ। इनफैक्ट अप टिल आई वॉज 15-16 ईयर ओल्ड, यानी 11th-12th में आते तक, टिल आई स्टार्टेड गेटिंग फोर्स्ड टू स्पीक ऑन द माइक, बिकॉज थोड़े परसेंटेज वगैरह अच्छे आते थे तो माइक पे खड़ा कर देते थे कि भैया बोलो। तो स्टार्टिंग में तो बहुत पसीने, बहुत नर्वसनेस, गलत प्रोनाउंसिएशन, पब्लिक में हंसी, मतलब जो असेंबली होती है स्कूल की, जहाँ हमारे स्कूल में 3-4 हज़ार बच्चे खड़े रहते थे, उनके सामने कुछ भी बोल रहे हैं, और उनमें भी वो सबसे ज़्यादा हंसते हैं जिन्होंने कभी माइक पे बोला नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, और इसलिए मुझे पता है कि मैं तो एटलीस्ट अज्यूम करता हूँ कि कोई भी, चाहे वो राज शमानी हो या अंकुर वारिकू हो या इनफैक्ट मतलब आप किसी भी बड़े स्पीकर को फॉलो कर लीजिए जिनकी स्पीकिंग आपको अच्छी लगती है, मैं नहीं मान सकता कि वो बचपन से पहली बार उन्होंने माइक पकड़ा होगा और वो इस लेवल की स्पीकिंग कर रहे होंगे। हर किसी ने उस प्रोसेस से गो थ्रू किया है, जब वो नर्वस हुए होंगे, जब उनको पसीने आए होंगे, जब उन्होंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया होगा, और उसके बाद धीरे धीरे उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आया है कि अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर मैं कल आपको बोल दूं कि आपका टारगेट है, या मैं नहीं बोलता, अगर आपका ये पैशनेटली टारगेट हुआ कि आप लेट्स से आपका आज ही पॉडकास्ट है, लेट्स से आपके आइडल शायद राज शमानी है, राइट, आप बता रहे थे कि आज शाम को आपका उनके साथ पॉडकास्ट है, राइट, समहाउ यू क्रैक्ड इट, समहाउ ने बोला आज शाम को ही है। आप क्या करेंगे नेक्स्ट? आपका प्रोसेस क्या होगा? यहाँ से आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा? I'll start processing कि जो भी मैंने अभी तक उनके बारे में सीखा है, मतलब उनसे जाना है उनके बारे में, what he do and what kind of personality he is, and I'll try to ask the question which help me basically from his career and from his personality that can help me to get like ahead from the career, which gives me hit कि मैं क्या कर सकती हूँ अभी आके। गुड। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट योर रिस्पॉन्स इज यू फोकस्ड ऑन आप क्या कर सकते हो। अगर इसका आंसर ये होता कि चाहे कुछ भी हो मैं उस पॉडकास्ट में बिल्कुल धूम मचा दूंगी,
या मैं अपना लाइफ का बेस्ट पॉडकास्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी, या बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट होगा, तो ये एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही जब आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, किसी को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है और वो ये सोच रहा है कि मैं एकदम धांसू स्पीच कैसे दूँ स्टेज पे, तो वो कभी कोई बहुत ही अमेजिंग स्पीच नहीं दे पाएगा। बिकॉज हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आपको उनके साथ पॉडकास्ट करना है तो आप रिसर्च करेंगे कि वो क्या समझते हैं, वो टॉपिक्स उनसे आप कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पे वो ऐसा आंसर करेंगे जो आपकी ऑडियंस को भी सुनना है, जिनसे उनको लर्निंग मिलेगी। तो जब कोई पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी है तो आपको सबसे पहले टॉपिक को समझना पड़ेगा। बोलना एक प्रोसेस है जिसमें पहले आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, उस पर आप थॉट्स बनाते हैं, अपने थॉट्स को नोट करते हैं, पॉसिबली पहली बार देख के बोलते हैं। फर्स्ट टाइम आप देख के बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कहीं नहीं लिखा है पब्लिक स्पीकिंग मतलब आप देख नहीं सकते, रिफर नहीं कर सकते। Okay, that is also a myth. इट्स अ मिथ। बात सिंपल सी है, पब्लिक को कनेक्ट करना जरूरी है। अब आपको पेपर में देख के कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। आप हिंदी में कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी और इंग्लिश में कंबाइन कर पा रहे हैं, और अच्छी बात है, ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। तो पर्पस ये नहीं है कि हमें ये दिखाना है कि हमें सब कुछ याद है या हमें कुछ बहुत ही धांसू करना है। पर्पस ये है कि अगर हमें कोई टास्क कंप्लीट करना है तो उस टास्क में जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है कि जिस टॉपिक पे मुझे बोलना है उस टॉपिक का मैं अच्छे से रिसर्च कर लूँ, मैं अपने नोट्स बना लूँ। मैं जितनी बार हो सकता है, अगर एक दिन मेरे पास है तो मैं उसमें 24 बार प्रैक्टिस कर लूँ। अगर 2 दिन मेरे पास है तो मैं 50 बार प्रैक्टिस कर लूँ। अगर मुझे लोग, मेरे आसपास फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, तो मैं 3 लोगों को खड़े करा के प्रैक्टिस कर लूँ, भाई बता कैसा लग रहा है, और वो जो मुझे बता रहे हैं उसको मैं इंप्लीमेंट करके इम्प्रूव करूँ। नेक्स्ट बार, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मैं और इम्प्रूव करूँ और अपना बेस्ट दूँ जब मेरा सेशन है। इसमें कहीं भी ये नहीं आया कि मैं बेस्ट पब्लिक स्पीकर हूँ क्या, या मैंने को बहुत धांसू स्पीच दी है क्या, नहीं। बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। राइट। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, शायद आज डिसाइड होगा कि कौन विनर होता है। टेस्ट चैंपियनशिप है। अब इसमें अगर वो 11 प्लेयर ये सोच के जाएंगे कि भाई हमें जीतना ही जीतना है, तो बहुत कम चांस है कि जीतेंगे। क्योंकि अगर एक भी विकेट गिरेगा ना तो पूरी एंग्जाइटी आ जाएगी, सबका मोरल डाउन हो जाएगा। बट अगर हर कोई ये सोच के जाए कि भाई हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारा बेस्ट देना, हम बेस्ट प्रैक्टिस करें, हम बेस्ट माइंडसेट से जाए, हम अपना बेस्ट गेम खेलेंगे, तो वो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वे में पब्लिक स्पीकिंग है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिसर्च करें टॉपिक पे, नोट करें, अपना थॉट प्रोसेस सही बनाएं, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उससे स्टार्ट करें एंड प्रैक्टिस। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक वो 100 टाइम आएगा आप रियलाइज भी नहीं करेंगे, आप रिजल्ट पे फोकस भी नहीं कर रहे होंगे, और अपने आप आपका जो इंप्रूवमेंट लेवल, जो ग्राफ है, वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होता है। इंटरेस्टिंग। ऑल्सो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यू मेंशन राज शमानी, तो मैं उनकी जर्नी सुन रही थी अभी कुछ दिन पहले। ही वेंट ऑन द पॉडकास्ट ऑन समवन, तो वो बता रहे थे कि जब उनका पहला पब्लिक स्पीकिंग शो था ही यूनिसेफ में, राइट, ही वॉज द वन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। तो वहाँ पर जब उनको स्टेज पर बुलाया गया स्पीकिंग अपना जो भी टॉक डिलीवर करने के लिए, ही वॉज ब्लैंक आउट। उन्हें कुछ पता नहीं था अभी क्या बोलना है मेरे को। सो हाउ ही स्टार्टेड विद जय हिंद। उन्होंने बस जय हिंद बोला एंड देन ही टेक अ ब्रेथ, ठीक है, वो ब्लैंक आउट हो गए थे पहले तो, फिर उन्होंने प्रोसेस किया कि अभी मेरे को क्या बोलना है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप ब्लैंक आउट हो सकते हैं, इट हैपेंस, सबके साथ होता है। तो यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आगे कैसे उस चीज़ को प्रोसेस करेंगे। वेरी ट्रू। आई मीन ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया है उन्होंने, अगर ये शेयर किया है तो। हम सिंस आई एम इनटू माइंडफुल करियर ग्रोथ कोचिंग, सो माइंडफुल में थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी आता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से रिलेटेड है। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, सिंपल मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, तो हम ये बेसिक मेडिटेशन है कि आप ब्रीदिंग करें आइज क्लोज करके, और अपना जो पूरा फोकस है वो ब्रीदिंग पे रखें। अब जनरली लोग ये समझते हैं कि अगर उनको डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, यानी फोकस ब्रीदिंग से हट के कहीं और जा रहा है, माइंड इधर उधर भाग रहा है,
जो कि होता है सबके साथ, तो वो फेल हो रहे हैं मेडिटेशन में। एक्चुअली मेडिटेशन में वो फेल नहीं हो रहे हैं। जब उनको डिस्ट्रैक्शन आता है तो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि आपको वापस बहुत ही कामली उसको अपनी ब्रीदिंग पे लाना है, अपने अटेंशन को, राइट। अगर आप वापस बहुत ही कामली ब्रीदिंग पे ला पा रहे हैं तो आप फेल नहीं हो रहे, यू आर गेटिंग सक्सेसफुल, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हुए बट आपको पता था कि करना क्या और आप वापस ब्रीदिंग पैटर्न पे आ गए। सेम सारे टास्क में है और पब्लिक स्पीकिंग में भी सेम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नर्वस नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमिताभ बच्चन ने अभी रिसेंटली बोला था एक अवार्ड के टाइम, उनका नॉमिनेशन हुआ था, तो उनसे एंकर पूछ रहा था कि क्या आप नर्वस है, तो वो अपना हाथ दिखा रहे थे, वो कांप रहा था हाथ। उन्होंने बोला कि कभी भी कोई नॉमिनेशन आता है किसी अवार्ड के लिए तो मेरा हाथ कांपता है, मैं नर्वस होता हूँ। तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एंग्शियस ना हो। अगर वो हो रहे हैं तो फिर तो हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं, तो नर्वसनेस आएगी। बट व्हेन यू आर नर्वस, व्हेन यू आर एंग्शियस, क्या आपको पता है आपको क्या करना है? जस्ट लाइक राज शर्मा डिड, ही केम बैक, he calmed himself down, and then he followed the process. That is the way to do it. ओके, सो माय क्वेश्चन टू यू, आपको भी लाइक जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं, अपने शोज के लिए जाते हैं, डू यू ऑल्सो हैव दैट फियर? और उसके साथ साथ एक और चीज़, क्या आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग और कोई टॉक डिलीवर करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं? इज देयर एनी स्ट्रेटजी और कोई टेक्निक है जो लाइक यू वांट टू शेयर विद अस? फियर है या नहीं तो डेफिनेटली रहता है, बट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट 7, 8, 9, 10 years whatever is that the quantum of the fear has decreased. जितना डर उस समय लगता था जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए, नेक्स्ट टाइम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी भी जब स्टेज पे जाओ और पब्लिक ज़्यादा रहती है, 200, 300, 400, 500 का क्राउड रहता है, एकदम से भीड़ देख के एकदम इंस्टेंट में ह्यूमन नेचर की थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी आती है। बट आई ऑलवेज फॉलो द कॉन्सेप्ट बिकॉज आई हर्ड जेफ बेजोस सेइंग दिस, दैट स्ट्रेस एंड फियर अराइजेज आउट ऑफ नॉट टेकिंग एक्शन ऑन समथिंग यू कैन टेक एक्शन ऑन। किसी चीज़ पे अगर हम एक्ट कर सकते हैं बट नहीं कर रहे होते हैं, उसी से स्ट्रेस या फियर अराइज होता है। तो जब फियर अराइज हो रहा है मतलब आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन है, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। So that moment I always carry something with me in the form of notes, where it's written how would I start the speech, it's written what points I will cover. The moment anxiety आती है, I take it out and I look at it just once. कुछ टाइम जब बहुत यानी लीडर्स बैठे हुए हैं, CEOs बैठे हुए हैं, CXOs बैठे हुए हैं, तो मैं 1-2 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ just to calm myself down. I think just these 2 strategies have helped me उस हेल्दी नर्वसनेस को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज नर्वसनेस इज हेल्दी, दैट मीन्स यू आर एक्साइटेड एंड यू शुड बी एक्साइटेड इफ यू हैव टू परफॉर्म बेटर, राइट? दैट मेक सेंस, या बिकॉज फियर तो सबको होता है, एंड यू सेड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्वांटम ऑफ फियर वो डिक्रीज हो जाता है, एंड इट मेक सेंस। आई वाज ओके, सो यू नो you mentor a lot of people, तो कोई ऐसा इंसिडेंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं क्या, जहाँ पर आपने किसी ऐसे मेंटी को यू नो यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स? सो एक ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी विच यू वांट टू शेयर ऑफ एनी मेंटी? So I'll tell you, and I'm picking this story because this particular incident, changed my approach towards my work. So initially I used to just train. I trained on soft skills, I trained on interview preparations, I counseled students कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज ख़राब है, कॉलेज में आप जा रहे हो तो क्या करो। तो there was a girl from my hometown, and coincidentally she was from the same school where I studied. So she was junior, and then she approached me that she was a good performer in terms of studies, and she did something. So she and her father came to me when I was running my consultancy 1 year or 2 years into the business, 2016 or something, and then they came in कि बहुत अच्छे परसेंटेज है, how do you, मतलब कहाँ भेजना चाहिए, कहाँ नहीं भेजना चाहिए. So generally
पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं गर्ल्स के कि बाहर नहीं भेजेंगे, ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे. शी वॉज वेरी वेरी लाइक हार्ड वर्किंग. शी वॉज अ ब्रिलियंट गर्ल. आई कुड सी कि यार ये बहुत आगे जा सकती है. आई रिकमेंडेड अ गुड कॉलेज टू हर, राइट? एंड देन her father ended up agreeing to my recommendation and he confirmed the admission. उन्होंने वहाँ जाके उसका एडमिशन करवा दिया. 2 years down the line the girl approached me back and she said कि सर ये कॉलेज में आना मेरे लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग डिसीजन था. मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. मेरी प्लेसमेंट्स आ रही हैं 3 साल ग्रेजुएशन के बाद. क्या आप मुझे उसके लिए भी हेल्प कर देंगे? एंड देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग her आउट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस कि कौन कौन सी कंपनीज के लिए अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी रहेगी, किस में मत अप्लाई करो. एंड देन आई जस्ट प्रिपेयर्ड हर एंड देन शी वर्क हर सेल्फ. एंड देन आई थिंक 1 year डाउन द लाइन I just received a text from her that she was selected for Deutsche Bank, which is again a great sought after investment banks. बहुत ज़्यादा लोगों की प्लेसमेंट उसमें होती नहीं है. एंड देन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज रियल इम्पैक्ट. बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं हम अपना काम करके निकल जाएं और अपनी फीस ले लें. भाई मैंने कॉलेज आपको बता दिया, मेरी फीस दे दो, खत्म. दैट्स गुड इनफ. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने बोला मेरा इंटरव्यू, आपने एक मॉक इंटरव्यू ले लिया और क्लोज कर दिया कि भाई आप ये मैंने अपना मॉक इंटरव्यू दे दिया, आपको प्रैक्टिस करा दिया, मेरी ये फीस है, आप क्लोज करते हैं. बट द रियल इम्पैक्ट लाइज इन रिजल्ट्स. When you help your students or your mentees take them from the journey of A to B, from where they are to where they want to be, and you complete them, you help them complete that journey, there is where the real impact lies. और वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम अगेन कोइंसिडेंटली हो गया, बिकॉज उन्होंने खुद ही पूछा कि ये कर ले कि आप इसमें हेल्प कर देंगे क्या. देन आई रियलाइज कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करना जरूरी है. एंड देन आई रिवैम्प्ड माई कोर्सेज टू एंश्योर कि पहले तो लोगों को पता चले कि उनको जाना कहाँ है, एंड देन वहाँ तक पहुँचने में उनकी हेल्प की जाए. देयर इज वेयर आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट, एंड नॉट जस्ट कि मैंने जो किया उसके मुझे पैसे दे दो. So that was one story that I still remember and try to replicate it in every other success story that I have. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोगों को पता ही नहीं होता पहले तो जाना कहाँ है, गोल ही क्लियर नहीं होता. इसी वजह से लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते कहीं तो, या फिर अपने करियर में वो एक एज नहीं ले पाते जहाँ पर उनको होना चाहिए, बिकॉज द गोल इज़ नॉट क्लियर. Okay, so looking ahead, what is your future plans? Like as a career coach or as a mentor, what is your aspiration in future? So aspiration is similar. I am looking to actually, so there are principles and there are tactics. Principles I have told you. I am looking to create impact by producing results for my mentees, results for my students. I have come out of the mindset कि यार मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा दूँ, मैं रिज्यूमे बिल्ड करा दूँ किसी का और फिर वो देख ले उसको क्या करना है. आई वॉन्ट टू टेक अप प्रोजेक्ट्स वेयर आई एम गेटिंग टू वर्क टू क्रिएट द रिजल्ट्स, टू टेक देम थ्रू द एंटायर प्रोसेस. तो ये मेरा गोल है. ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू स्केल अप. So yes, I'm using my Instagram, YouTube and LinkedIn to reach out to more and more individuals and try and take them, through the entire process. So scaling up but ensuring results. Okay, interesting. Okay, as we wrap up our conversation, do you have any final words or advice or any inspiration for our listeners? I mean, not much. More or less, we have spoken about a lot of things in this podcast. Again, I would like to thank you for inviting me here. One thing that I would really like the audience to know is I am reinforcing that particular statement that please expand your mindset. Don't consider your immediate surroundings as your world and your competition. The world is big, the competition is big, and so are the opportunities. Okay. Thank you for sharing your wisdom and insight with us today. And it's been a pleasure to have you on the show. Thank you so much. Likewise. On this end, I want to end the podcast. Thank you so much, listeners, for tuning us in this episode. And stay tuned for the next episode. Until next time, signing off, Hanshika Jain. Thank you. Thank you so much for sticking with us all the way to the end of the latest episode of Hanshika Jain Show.
We appreciate your support and hope you will join us for the next episode. This is Hanshika Jain signing off. We'll catch you next time.